आज रविवार का दिन है। पूरा दिन बारिश होती रही। अभी थोड़ी देर पहले ही बरसना बंद हुआ था, लेकिन तेज हवा की सरसराहट अब भी सुनाई पड़ रही थी। गीली सड़क पर लाइट फीकी फीकी सी लग रही थी। सुषमा बंद खिड़की के सामने खोई खोई सी खड़ी थी और शीशे से बाहर देखते हुए राहुल के बारे में सोच रही थी। पता नहीं वो इस मौसम में कहां है। बड़ा खामोश और बड़ा दिलकश माहौल था। एक ताजगी थी मौसम में, लेकिन मौसम की सारी सुंदरता, आसपास की सारी रंगीनियां दिल के मौसम से बंधी होती है, और उस समय सुषमा के दिल का मौसम ठीक नहीं था। विशाल टीवी पर कभी गाने सुन रहा था तो कभी न्यूज। वो आराम के मूड में था। छुट्टी थी, निश्चिंत था। उसने आवाज दी, सुषमा, क्या सोच रही हो खड़े खड़े? तब सुषमा कहती है, कुछ नहीं, ऐसे ही बाहर देख रही हूं, अच्छा लग रहा है। यश कहता है, यश और समृद्धि कब तक आएंगे? सुषमा कहती है, बस आने ही वाले हैं, मैं उनके लिए कुछ बना लेती हूं। यह कहकर सुषमा किचन में चली गई। सुषमा जानबूझकर किचन में आ गई थी। विशाल की नजरों का सामना करने की उसमें इस समय हिम्मत नहीं थी। उसकी नजरों में इस समय बस राहुल के इंतजार की बेचैनी थी। सुषमा और विशाल के विवाह को 20 साल हो गए थे। युवा बच्चे यश और समृद्धि अपनी अपनी पढ़ाई और दोस्तों में व्यस्त होते थे, तो सुषमा को जीवन में एक रिक्तता खलने लगी, एक खालीपन सा खलने लगा। वो विशाल से अपने अकेलेपन की चर्चा करती। सुषमा कभी कभी कहती कि विशाल, आप भी काफी व्यस्त रहने लगे हैं, बच्चे भी बिजी हैं, आजकल कहीं मन नहीं लगता। शरीर घबराहट के सारे कर्तव्य तो निभाता चलता है, लेकिन मन में एक अजीब सा वीराना सा भरता जा रहा है। आप ही बताएं, मैं क्या करूं? तब विशाल कहता है, समझ रहा हूं तुम्हारी बात, लेकिन पद के साथ साथ जिम्मेदारियां भी बढ़ती जाती हैं। तुम भी किसी शौक में अपना मन लगा लो, देखो अगर कुछ कर पाओ तो। सुषमा कहती है, मुझे बहुत अकेलापन महसूस होता है। मन करता है कि कोई मेरी बात सुने, मेरे साथ कुछ वक्त बिताए। तुम तीनों तो अपनी दुनिया में खोए रहते हो। विशाल कहता है कि सुषमा, इसमें अकेलेपन की क्या बात है? यह तो तुम्हारे हाथ में है, तुम अपने सोच को जैसे मर्जी जिधर ले जाओ। अकेलापन देखो तो कहां नहीं है। आजकल फर्क बस इतना ही है कि कोई बूढ़ा होकर अकेला हो जाता है, कोई थोड़ा पहले। इस सच्चाई को मन से स्वीकारो तो कोई तकलीफ नहीं होती। और हां, तुम्हें तो पढ़ने लिखने का इतना शौक था कि तुम तो कॉलेज में लिखती भी थी। अब समय मिलता है तो कुछ लिखना शुरू करो। मगर सुषमा को अपने अकेलेपन से इतनी आसानी से मुक्त होना मुश्किल लग रहा था। इस बीच विशाल ने रुड़की से दिल्ली एमबीए करने आए अपने प्रिय दोस्त के छोटे भाई राहुल को घर आने के लिए कहा, तो सुषमा राहुल से मिलने के बाद खिल उठी। होटल में रहने का प्रबंध नहीं हो पाया तो विजय ने विशाल से फोन पर कहा, यार, उसे कहीं अपने आसपास ही कोई कमरा दिलवा दो, और घर में भी सब लोगों की चिंता कम हो जाएगी। विशाल के खूबसूरत से घर में पहली मंजिल पर 2 कमरे थे। एक कमरा यश और एक समृद्धि का स्टडी रूम था, और दूसरा एक तरह से गेस्ट रूम था। रहते सब नीचे ही थे। जब कुछ समझ में नहीं आया तो विशाल ने सुषमा से विचार विमर्श किया। विशाल कहता है कि क्यों ना राहुल को ऊपर का कमरा दे दे, अकेला ही तो है, दिन भर तो कॉलेज में ही रहेगा। सुषमा को कोई इसमें आपत्ति नहीं थी। आखिर में विशाल ने विजय को अपना विचार बताया और कहा कि घर की बात है, खाना भी यहीं खा लिया करेगा, यहीं आराम से रह लेगा। विजय ने आभार व्यक्त करते हुए कहा कि ठीक है, उसे पेइंग गेस्ट की तरह रख ले। कई दिनों से विशाल अपने पद की बढ़ती जिम्मेदारियों में बिजी होता चला जा रहा था। अब तो बस नाश्ते के समय विशाल का हूं करता हुआ, जल्दी जल्दी पेपर पर नजर डालता हुआ और जाने के लिए बैग उठाता और चला जाता, बस यही चल रहा था। रात को आता तो कभी न्यूज, कभी लैपटॉप, तो कभी फोन पर व्यस्त रहता। सुषमा उसके आगे पीछे घूमती रहती, इंतजार करती रहती कि कब विशाल कुछ रिलैक्स होकर उसकी बात सुनेगा। वो अपने मन की कई बातें उसके साथ बांटना चाहती थी, लेकिन सुषमा को लगता कि विशाल की जिम्मेदारियों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। उसे लगता कि एक चतुर अधिकारी की मुखौटे के पीछे उसका प्रियतम कहीं छिप सा गया है। बच्चों का अपना रूटीन था। वो घर में होते भी तो अपने मोबाइल पर या टीवी में लगे रहते। वो बच्चों से बात करना भी चाहती तो अक्सर दोनों बच्चों का ध्यान अपने फोन पर रहता। सुषमा उपेक्षित से उठकर अपने काम में लग जाती, और अब अकेले में वो राहुल के संदर्भ में सोचने लगी। लेकिन कौन कब बिना वजह से, बिना चेतावनी दिए इंसान के भीतर जगह पा पाता है?
इसका आभास उस घटना के बाद ही होता है। सुषमा के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। राहुल आया तो सुषमा को विशाल और बच्चों की बढ़ती व्यस्तता से मन के एक खाली कोने के भरे जाने की सी अनुभूति होने लगी। विशाल टूर पर रहता तो राहुल कॉलेज से आते ही कहता, भैया गए हुए हैं, आप बोर हो रही होंगी, आप चाहें तो हम लोग बाहर घूमने चल सकते हैं, यश और समृद्धि को भी ले चलिए। सुषमा कहती, वो तो कोचिंग क्लास में है, देर से आएंगे, चलो हम दोनों ही चलते हैं, मैं गाड़ी निकाल कर लाती हूं। दोनों घूमने के लिए जाते हैं। घूम फिर कर खाना खाकर ही वापस आते हैं। सुषमा राहुल को अपना पर्स कहीं निकालने नहीं देती। राहुल उसके जीवन में एक ताजा हवा का झोंका बनकर आया था। दोनों की दोस्ती का दायरा बढ़ता गया। सुषमा अकेलेपन की खाई से निकलकर नई दोस्ती की अनुभूति के सागर में गोते खाने लगी। अपनी उम्र को भूलकर किशोरियों की तरह दोगुने उत्साह से हर काम करने लगी। राहुल की हर बात, हर अदा उसे अच्छी लगने लगी। कई दिनों से अकेलेपन के एहसास से चाहे अनचाहे अपने भीतर का खाली कोना गहराई से महसूस करती आ रही थी। अब उस जगह को राहुल के साथ ने भर दिया था। कोई भी काम करती तो राहुल का ध्यान आता रहता, उसका इंतजार वो करती रहती। वो लाख दिल को समझाती कि अब किसी और का ख्याल गुनाह है, लेकिन दिल क्या बातें समझ लेता है? नहीं, ये तो सिर्फ अपनी ही जबान समझता है, अपनी बोली जानता है। उसमें जो समा जाए वो जरा मुश्किल से ही निकलता है। अब तो ना चाहते हुए भी विशाल के साथ बिस्तर के पलों में भी सुषमा को राहुल की मौजूदगी का मन होने लगा। मन का दो दिशाओं में पूरे वेग से खिंचना उसे तोड़ जाता। मन में उथल पुथल होने लगती। वो ये सोचती कि बैठे बिठाए भाई कौन सा रोग में लगा बैठी हूं। ये किशोरियों जैसी बेचैनी, हर आहट पर चौंकना, कभी वो शीशे के सामने खड़ी होकर अपनी मनोदशा पर खुद ही हंस पड़ती। एक दिन राहुल घबराहट में सुषमा के पास आता है और कहता है कि आज सब गड़बड़ हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। अरे भाई, सब कुछ गड़बड़ हो गया। सुषमा कहती है कि अरे क्या हुआ राहुल, तुम परेशान क्यों हो? तुम मुझे बताओ, शायद मैं कुछ कर सकूं। राहुल कहता है कि भैया ने मुझे बाइक खरीदने के लिए रुपए भेजे थे, मैंने अपने दोस्त को दिए थे, उसको जरूरत थी, मगर 4 दिन से वो गायब है जब से उसे रुपए दिए हैं। अब भैया बाइक के बारे में पूछेंगे तो मैं क्या कहूंगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा। वही उमेश है, वो दोस्त, आपको याद है ना, यहां एक बार आया था और मैंने आपसे उसे मिलवाया भी था। सुषमा कहती है हाँ हाँ मुझे याद है, पर आराम से, तुम घबराओ नहीं, सब कुछ हो जाएगा। सुषमा को वो लड़का याद आया जो उसे पहली नजर में ही कुछ जचा नहीं था। सुषमा बोलती है अच्छा तो तुम अब क्या करोगे? तब राहुल कहता है अब मैं कर भी क्या सकता हूं, भैया को तो यही लगेगा ना कि मैं यहां आवारागर्दी कर रहा हूं। वो तो यही कहेंगे कि सब छोड़कर वापस आ जाओ, यहीं पढ़ो। राहुल के जाने का ख्याल ही सुषमा को कुछ अच्छा नहीं लगा। फिर वही अकेलापन होगा, वही बोरियत होगी। सुषमा भी यही सोचती रही। आखिर में सुषमा बोली कि अगर मैं तुम्हें रुपए दे दूं तो तुम्हारी दिक्कत दूर हो जाएगी ना? राहुल कहता है कि अरे नहीं नहीं, ये कोई छोटी रकम थोड़ी है। सुषमा कहती है कि कोई बात नहीं, मेरे पास बच्चों की कोचिंग की फीस रखी है, मैं तुम्हें दे दूंगी। राहुल कहता है कि लेकिन मैं ये रुपए आपको जल्दी लौटा दूंगा। सुषमा कहती है कि हाँ ठीक है, मुझसे कल रुपए ले लेना, अब नीचे आकर खाना खा लो। सुषमा नीचे आ गई, अपनी अलमारी खोली, सामने ही रुपए रखे थे। सुषमा ये सोचती है कि अभी राहुल को दे देती हूं, उसे ज्यादा जरूरत होगी। इस समय बेचारा कितना दुखी हो रहा है, अभी जाकर पकड़ा देती हूं, खुश हो जाएगा। वो रुपए लेकर वापस उसके कमरे पर गई। राहुल के कमरे के दरवाजे के बाहर ही उसके कदम ठिठक गए। राहुल फोन पर किसी से धीरे धीरे बात कर रहा था। ना चाहते हुए भी सुषमा ने कान उसकी आवाज की तरफ लगा दिए। वो कह रहा था कि यार उमेश, बाइक का इंतजाम तो हो गया, सोच रहा हूं अब क्या मांगूंगा। अमीर औरतों से दोस्ती करने का यही तो फायदा है, उन्हें अपनी बोरियत दूर करने के लिए कोई तो चाहिए, और मेरे जैसे लड़के को अपना शौक पूरा करने के लिए कोई चाहिए। मुझे तो यह भी लगता है कि थोड़ी सब्र से काम लूंगा तो वो मेरे साथ सो भी जाएगी। बेवकूफ तो है ही, सब कुछ होते हुए भी भटकती घूमती है। मुझे क्या, मेरा तो फायदा ही है उसकी बेवकूफी में। सुषमा भारी कदमों से नीचे आकर कटे पेड़ सी बेड पर पड़ गई। लगा कभी कभी इंसान को परखने में मात खा जाती है, ऐसे जैसे कोई पारखी जौहरी कांच को हीरा समझ बैठे। तीखी कचोट के साथ उसे स्वयं पर शर्म आई।
इतने दिनों से वो राहुल जैसे चालाक इंसान के लिए बेचैन रहती थी। सही कह रहा था राहुल, वही बेवकूफी कर रही थी। अकेलेपन के एहसास से उसके कदम जिस राह पर बढ़ चले थे, अगर कभी विशाल और बच्चों को उसके मन की था मिल जाती तो क्या इज्जत रह जाती उसकी उन सब की नजरों में। तभी विशाल की आवाज कानों में गूंजी, अकेलेपन से हमेशा दुखी रहने और नियत को कोसने से तो अच्छा है कि हम चीजों को उसी रूप में स्वीकार कर ले जैसी वो है। ऐसा करोगी तभी खुलकर सांस ले पाओगी। सुषमा ये सब कुछ सोच रही थी। इस बात का ध्यान आते ही सुषमा को कुछ शांति सी मिली। उसने कुदरत को धन्यवाद दिया कि उम्र के इस मोड़ पर अभी इतनी देर नहीं थी कि वो स्थिति को संभाल न सके। वो कल ही राहुल को यहां से जाने के लिए कह देती है और ये भी बता देती है कि वो इतनी बेवकूफ नहीं है कि अपने पति की कमाई दूसरों की भावनाओं से खेलने वाले लड़के पर लुटा दे। वो अपने जीवन की पुस्तक के इस दुख्यांत अध्याय को सदा के लिए बंद कर रही है ताकि वो अपने जीवन की नई शुरुआत कर सके। कुछ सार्थक करते हुए जीवन का शुभारंभ करने का प्रयत्न तो वो कर ही सकती है। अब वो नहीं भटकेगी। क्रोध, घृणा, अपमान और पछतावे के मिले जुले आंसू उसकी आंखों से बह निकले। लेकिन अब सुषमा के मन में कोई दुविधा नहीं थी। अब वो जिएगी अपने स्वयं के सजाए सवरे लम्हे, अपनी खुद की नई पहचान के साथ। अचानक मन की सारी गांठें खुल गई थी। यही विकल्प था दीवाने मन।